कि हमारे यहाँ जो स्वर है, एक स्वर दूसरे स्वर से मिला हुआ है, यानी कि यूं है, ऐसे गोल करके यूं जा रहा है, वो सीधा यूं करके नहीं है। जैसे दा दा दा। मित्रों नमस्कार। गुरुजी के पास हर रोज़ आना होता ही है और अलग अलग विषयों पर उनसे बातचीत होती है। और कुछ विषय तो वैसे हैं जिसकी हमारी जिज्ञासा रहती है और बहुत सारे विषय ऐसे रहते हैं जिनकी आपको जिज्ञासा रहती है। तो एक तरह से बड़ा कारवां है और जो अपने आप से चले जा रहा है। तो गुरुजी के आप सब के सब लोग वीडियोज़, लेक्चर्स, उनकी बातें सुनते हैं, तो आप में से कुछ विद्वान, कुछ जानकार, कुछ गुरुजी के प्रति श्रद्धा, प्रेम, आस्था रखने वाले लोग उनसे मिलने भी आते हैं। तो आज हमारे यहाँ गुरुजी से मिलने के लिए प्रोफेसर रवि शर्मा जी आए हैं दिल्ली से। आप एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक में विभागाध्यक्ष रहे हैं संगीत के। तो आपके पास वैसे तो सितार की अपनी तरह की महारत है, पर हम तो क्योंकि आजकल चीज़ों को जानना समझना चाह रहे हैं, तो हमने उनके सामने प्रश्न रखा कि आप हमें भारतीय संगीत और जो पाश्चात्य संगीत है उसके कुछ आधारभूत अंतर बताएं। संगीत तो लगातार हम सुनते ही हैं। तो उन्होंने तुरंत हमारी जो रिक्वेस्ट थी, जो गुजारिश थी, उसको स्वीकार किया। सबसे पहले देखें तो संगीत तो हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। वो कैसे है? आप स्वयं में देखें तो आपके अंदर नाद भी है और आपके अंदर एक रिदम भी है, एक लय भी चल रही है, और वो सतत 24 आवर्स चलती रहती है। उसके बगैर तो आप जीवित भी नहीं रह सकते हैं। जिस दिन ये स्वर गया या ये लय गई, तो उसी दिन हम यहाँ से, इस दुनिया से भी रुखसत हो जाते हैं, ये आप जानते ही हैं। तो सारा खेल जो है हमारे जीवन में, ये लय का ही है और इस स्वर का ही है, और इसके होने से ही हम हैं। अगर ये ना हो तो हम भी नहीं हैं। आप इसको इस तरह से भी समझें कि नाद और ध्वनि में क्या अंतर है। इसको ऐसे समझें आप, ध्वनि तो ये हो गई, लेकिन ये नाद नहीं है। तो जो संगीत में जो ध्वनि है उससे हम नाद कहते हैं। अब आप कहेंगे संगीत में कैसे है वो? संगीत में इसलिए जो सांगीतिक ध्वनियाँ हैं उनमें एक पर्टिकुलर उतनी फ्रीक्वेंसी को ही सा कहेंगे, उनकी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है। जैसे सा की 240 है, अगर वो उससे कमती या बढ़ती होंगी तो वो अपने आप में षडज नहीं है, वो अपने आप में नाद नहीं कहलाया जाएगा, वो स्वर नहीं कहलाया जाएगा। वो क्या कहलाएगा? जैसे ये है, इसमें कोई वो नहीं है, कॉन्टीन्यूटी नहीं है, ये आया बजा और ये गया। जबकि आप नाद देखें, मान लीजिए कोई किसी वाद्य का स्वर है, जैसे आप वाद्य पर स्ट्रोक देंगे तो उसका नाद काफ़ी देर तक हवा में रहता है। बाकी जो ध्वनि है वो एकदम से ये आपने किया और गया, इसमें कोई पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी नहीं है। सा रे गा मा पा धा नी, जितने भी स्वर हैं हमारे 12 स्वर हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी है। वो जब तक है तभी वो नाद कहलाएगा, और नहीं रहेगा तो वो शोर कहलाता है। तो आप जो कह रहे थे, बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि उसमें जो एक रिदम है, जो एक कॉन्टीन्यूटी है, वही नाद कहलाता है, इसलिए वो सांगीतिक स्वर कहलाता है। अदरवाइज़ उसके अलावा वो स्वर नहीं कहलाएगा, वो नाद नहीं कहलाएगा। क्योंकि वो जो रिदम, अभी आपने थोड़े कुछ देर पहले भी कहा था कि रिदम के इधर उधर होने से अच्छा नहीं लगता। अभी कुछ सवाल में आपके था, जैसे वो रिदम आपकी ख़राब होती हैं, इसका मतलब आप बीमार भी हो गए। आपको रिदम इधर से उधर हुई तो आपको हार्ट अटैक हुआ, है ना। आपका जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं तो सीधा आयुर्वेदिक में नब्ज़ देखते हैं। पहले वो नब्ज़ में क्या देखते हैं? यही देखते हैं कहीं आपका रिदम जो है, आपकी ये जो धड़कन है, वो
सही है या गलत है, और उसी रिदम से यहाँ पर जो नब्ज़ से पता कर लेते हैं, वो आयुर्वेदाचार्य जितने भी हैं, वो जो आयुर्वेद के डॉक्टर्स हैं, उनको इमीडिएटली पता लग जाता है इस नब्ज़ के चेक करने से, उस रिदम को चेक करने से कि आपको क्या बीमारी है। तो रिदम जो है, रिदम और हमें एक तरह से ये प्रेरणा देता है कि आपको जीवन कैसे जीना है। पैदा होते ही रिदम शुरू हो जाता है, धड़कन शुरू हो जाती है बच्चे में पैदा, बल्कि पेट के अंदर ही बच्चे में जैसे ही धड़कन आती है वैसे ही पता लग जाता है कि ये अब बच्चे ने जन्म ले लिया। एक तरह से उस बीज, वो जैसे जो अंडा और बीज जैसे ही मिलते हैं तो एकदम से रिदम का एक विस्फोट होता है, यूँ समझिए, और वो वहाँ से बच्चे की पैदाइश शुरू हो जाती है। और इसी तरह देखें आप, संगीत रत्नाकर में पहला चैप्टर ही हमारे शरीर पर है। आप संगीत रत्नाकर में पहला अध्याय उस पर है। वो कहता है पहले आप अपने शरीर को जानो, फिर ही तो संगीत को जा पाओगे आप। अच्छा, एक आप ये बताएं कि जिस तरह से हम ये सुनते हैं, हम तो क्योंकि बाहर के आदमी हैं, उसमें कई बार ये कहते हैं कि संगीत दिन के पहर के हिसाब से होता है, फिर दिन मतलब फिर संगीत फिर ऋतुओं के अनुसार भी होता है जी। तो ये जो ऋतु चक्र है और दिन का जो समय है, ये कैसे संगीत को हमारे उसको प्रभावित करता है? इसके फेवर में भी बोला जा सकता है, इसके अगेंस्ट भी बोला जा सकता है। अब जैसे अगर आप इसको कहेंगे कि हमारे यहाँ राग जो हैं वो समय अनुसार गाए बजाए जाते हैं, इसके फेवर में भी बोल सकते हैं। कुछ लोग इसके अगेंस्ट बोलेंगे कि ऐसे तो साइकोलॉजिकल है, ये तो कुछ नहीं है ऐसा। जैसे साउथ में चले, जो कर्नाटक संगीत है वो तो समय सिद्धांत को मानते ही नहीं है। हमारे कर्नाटकीय संगीत में समय सिद्धांत तो माना ही नहीं है। वो तो मालकों सुबह भी गाते हैं, जबकि मालकों हमारे रात को गाया जाता है। तो ये दो विचार समानांतर चलते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। हमारे देश में दो धाराएं हैं, एक कर्नाटक संगीत और हिंदुस्तानी संगीत। कर्नाटक में ये जो हम जो समय चक्र है, ऋतु चक्र की जो बात कर रहे हैं, ये वहाँ कर्नाटक संगीत में नहीं है, ये जान लीजिए। तो भारतीय संगीत और पाश्चात्य संगीत ये कैसे मूल रूप से भेद है और कहाँ पे फिर एकात्म बनता है? एकात्म की बात बाद में कर लेंगे। हाँ जी। पर जो मूल भेद है जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकें, और क्या ये जो संगीत का भेद है, क्या ये हमारे जीवन के दर्शन के भेद के जैसा भेद है? वहाँ से ये आता है भेद? बिल्कुल। इसके बारे में कुछ पहली बात तो वेस्टर्न म्यूज़िक में भी ये भी देखने वाली बात है कि वहाँ का क्लासिकल म्यूज़िक अलग है, जो आज का जैज़ और ये बाकी वो म्यूज़िक वो बिल्कुल अलग है। तो हम जो क्लासिकल की बात करते हैं या वहाँ के यूरोप के संगीत की या वेस्टर्न म्यूज़िक की बात करें, तो सबसे पहले जो फ़र्क है, जैसे मैंने आपको शुरू में कहा, श्रुतियों की बात करी मैंने। श्रुतियाँ भारतीय संगीत में ही आता है, और बाहरी जो वेस्टर्न म्यूज़िक में श्रुति की कोई अवधारणा नहीं है। वहाँ पर सिर्फ स्वर है, दैट्स ऑल, टक 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 टक, इस प्रकार का स्वर है। और जबकि हमारे यहाँ श्रुति भेद किया गया है, जो कि भरत ने प्रारंभ किया था, 4th सेंचुरी BC उनका माना जाता है। भरत का जब ये कंसेप्ट वो लेके आए श्रुतियों का, तो उन्होंने कहा था 4-3-2 4-4-3-2, ये जो श्रुतियाँ हैं इसका ये डिवीज़न है। यानी कि उन्होंने एक स्वर के और माइक्रोटोन्स दे दिए हमारे संगीत, और भी उससे भी सूक्ष्म। एक तो सा तो है ही, उसको भी और उन्होंने बता दिया कि इसको भी हम 4 भागों में बांट सकते हैं। रे को 3 में कर सकते हैं, आगे गंधार को 2 में कर सकते हैं। तो 4-3-2 4-4-3-2 इस तरह से उन्होंने श्रुति विभाजन किया, जबकि यह श्रुति विभाजन वेस्टर्न म्यूज़िक में नहीं पाया। हमारे यहाँ जो स्वर है, एक स्वर दूसरे स्वर से मिला हुआ है, यानी कि यूँ है, ऐसे गोल करके यूँ जा रहा है, वो सीधा यूँ करके नहीं है। जैसे दा दा दा, ये देखो अब कैसा एक स्वर को दूसरे स्वर से जुड़ा हुआ है। वहाँ पर कैसे डा 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 डा, ऐसे सीधा सीधा आएगा। वो ऐसा संगीत जो जुड़ा हुआ है, एक स्वर दा दा,
ये नहीं मिलेगा आपको। तो ये एक फ़र्क हो गया हमारे संगीत में कि एक स्वर से जो दूसरा स्वर जुड़ा हुआ है, डा 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 डा, अलग अलग ऐसे प्रकार से इस तरह से स्वरों का प्रयोग किया जाता है उनके संगीत। और हमारे यहाँ पर जैसे ये भी देखा जाता है कि वादी संवादी बहुत सारी चीज़ें हैं, उनमें से वादी संवादी भी है कि एक राग है तो उसका एक प्रधान स्वर है, यहाँ पर हमको अधिक से अधिक रुकना है। जैसे मान लीजिए एक स्वर है गंधार, वो कह रहे हैं जी इसका वादी स्वर गंधार है और उसका संवादी निषाद है। तो यानी कहने का मतलब है, वादी का मतलब है हमें इस स्वर पर बार बार आना है और बार बार रुकना है वहाँ पर। जैसे ने रे गा रे मा गा दा 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 दा, है ना, बार बार आप वहाँ पर उस गा पर आ रहे हैं। ये वादी का। इसी तरह संवादी भी है, यानी कि वादी जो बहुत अधिक लगना है उसका, एक तरह से राजा स्वर समझ लीजिए, और संवादी ऐसा समझ लें जैसे उसका मंत्री है। सेकंड नोट एक ऐसा है जिस पर रुकना है, काम करना है, लेकिन उतना नहीं जितना वादी स्वर पर काम करना है। कि तीसरी बात बल्कि कि वहाँ पर म्यूज़िक लिखा नहीं जाता हमारे यहाँ ना, ये सब जो गुरु से लिया है, इम्बाइब किया गया अंदर, वो आपको याद रह जाता है, याद करना पड़ता है और वही परफॉर्म करना पड़ता है एक तरह से। जबकि पाश्चात्य संगीत में आप कंपोज करते हैं चीज़ें और उसको साथ साथ लिखते भी चले जाते हैं। आपने कंपोज किया, जो आ रहा है उसमें कोई राग नहीं है, कोई भी कुछ भी आपके दिमाग में आ रहा है और वो आप लिखते चले जा रहे हैं, और उसी लिखे हुए संगीत को आपको गाना बजाना है, खासकर बजाना है, उसमें वाद्य में आता है ज़्यादातर, उसको आपको बजाना है। जबकि हमारे संगीत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सीना बसीना तालीम जिसको कहते हैं, उसके अंतर्गत यही है कि आपको जो सिखाया जाएगा वो याद करना है और उसको आपको प्रस्तुत करना है। इसी तरह आप देखिए, लोग क्या कहते थे पहले, गुरु कहते थे हम मेरे को उस राग की 100 बंदिशें याद हैं, उस राग की मुझको 150 बंदिशें याद हैं, लेकिन वो लिखी कहीं नहीं होती थी, वो सब याद करके ही किया जाता था। तो ये हमारा एक सबसे बड़ा एक अंतर ये भी है कि उनका म्यूज़िक जो भी है वो रिटन है। जो गुरु और शिष्य का जो रिश्ता है, हाँ जी, वो बहुत खास तरह का रिश्ता है। बिल्कुल 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 ठीक कह रहे हैं आप। क्योंकि पहली बात तो इसको व्यवस्था को छोड़ दीजिए, जो विश्वविद्यालयीन पद्धति है उसको छोड़ दीजिए, तो हमारे यहाँ से तो शुरू से यही होता है, घरानों में ऐसे ही होता आया है कि जो गुरु है वहाँ पर जो प्रधान गुरु है, उसके जो बच्चे हैं या उनसे जो सीखते हैं वही आगे उस परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। सीना बसीना तालीम जो होती है, कई लोग तो वहीं रहते हैं, ऐसा भी है, शिष्य लोग वहीं रहते थे, गुरु क्या ही रहते हैं, और वो 24 घंटे पार रहेंगे, तो जितना संगीत है वो तो इम्बाइब बहुत अच्छे से हो जाएगा बल्कि आपका। तो ये भी एक सिस्टम रहा है और अभी भी चल रहा है, वो तो ये पद्धति अभी भी चल रही है।